हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। चूंकि रिवीजन यहाँ पर हम लोगों का चल रहा है, तो बहुत सारे टॉपिक आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। स्टार्ट कहाँ से किया था? कार्बन की हमने परमाणु संख्या देखी थी, उसके आधार पर हमने उसकी संयोजकता देखी थी। देन हमने बोला था कि वो ना तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों का जो बाह्यतम कोश के उसके इलेक्ट्रॉन है, ना उनको दान कर पा रहा है, ना ही ग्रहण कर पा रहा है। तो उस स्थिति में वो क्या कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि जिसको आपका सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। ठीक है ना? तो सहसंयोजी आबंध क्या है? किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन युग्मों का की साझेदारी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, तो जब वो होता है तो उसके कारण जो बंध बनते हैं उनको आपका सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। 3 टाइप्स के हमने कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर देखे थे। 3 प्रकार के सहसंयोजी आबंध बनते हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध की बात हम यहाँ पर करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर देखे थे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखा था, मीथेन का मॉलिक्यूल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल, H2O यानी कि वाटर का हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, बनते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, या आप कहते हैं जीवों से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं सजीव, उन सभी में कार्बन कंटेंट होता है, और कार्बन जहां पर भी उपस्थित है वो यौगिक आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग किसकी बात करेंगे वहां पर? कि किस प्रकार से वो अन्य चीजों से क्या कर रहा है? अपना बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है? जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हम कलर की बात करते हैं कि कलर कैसा होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्मेल की बात करते हैं, तो ये सारा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपको। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों में हमने बात की कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? इसके अलावा ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट नहीं है। कुछ कंपाउंड्स के आपने यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देखे थे। ठीक है ना? इसके अलावा कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने बात की थी, जहां पर 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन की मिलती हैं: ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। ओके, तीनों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया था। अभी वॉसेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे बात की थी हमने। वॉसेटाइल नेचर क्या है? कि कार्बन इतनी बड़ी संख्या में अगर यौगिक बना रहा है तो कैसे बना रहा है? तो पहली चीज, श्रृंखलन का गुण पाया जा रहा है कि वो अपने ही किसी अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता रखता है, और जुड़ता है, और जुड़ करके ब्रांच में, आपका चेन में, रिंग में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, अदर देन दिस सेकंड प्रॉपर्टी थी टेट्रावेलेंट नेचर। ओके, टेट्रावेलेंट नेचर उसमें देखने को मिलता है, यानी चतुर संयोजकता, 4 उसकी संयोजकता होती है, जिसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है? अलग अलग एटम से कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। वो कार्बन के ही अन्य किसी एटम से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, किसी अन्य तत्व के परमाणु से मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा वो 4 अलग अलग एटम से भी बॉन्डिंग कर सकता है, वो चारों आपके सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है? तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बना रहा है। ये हमने पढ़ा। हाइड्रोकार्बन की बात की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए यौगिक हैं, इनको हाइड्रोकार्बन कहा जा रहा है। क्लासिफाई हम लोगों ने किया था सबसे पहले एलिफेटिक और ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन की बात की थी, जिनमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका पहला आता है, जिसके अंतर्गत हमने एल्केन की बात की थी। एल्केन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उनको एल्केन कहा जाता है, और ये खुली श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ओपन चेन के अंदर हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? देन सेकेंड आपका था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी इनको कहा जाता है, जिसमें एल्कीन और एल्काइंस दो आते हैं। आपका एल्कीन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, और एल्काइन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वो। ठीक है, दोनों में हमने डिफरेंस देखा।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और इनके अंतर्गत आने वाले तीनों टाइप के कंपाउंड जो हैं उनके हमने एग्जाम्पल भी देखे। ओके, देन हमने बात की थी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? तो आपने कहा था मैम, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल से जुड़ता है और उस मॉलिक्यूल की पूरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिटरमाइन करता है या उनका निर्धारण करता है, वही आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, यानी कि जिसको क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने देखे थे, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह क्या क्या थे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप आपका होता है, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अतिरिक्त आपने बात की थी कीटोनिक ग्रुप की, CO ग्रुप जिसे कहा जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, हेलोजन ग्रुप यानी ग्रुप 17 की जो एलिमेंट है उनको हेलोजन कहा जाता है। तो उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपके कंपाउंड से या उस मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है तो वो वहां पर, अब उसको IUPAC में सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा है? सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका निर्धारण कर रहा है। ठीक है ना? देन आपने फंक्शनल ग्रुप के आधार पे बोला कि कुछ समजातीय या सजातीय या होमोलोगस सीरीज हमें देखने को मिलती है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? ऐसी सीरीज है, ऐसी श्रेणी है जिसमें सारे मेंबर्स के फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वहां पर सभी मेंबर्स की, लेकिन सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक CH2 यूनिट यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको एल्केन की सीरीज बताई, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल की एक सीरीज बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक सीरीज बनेगी, सारे जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी सबकी एक एक सीरीज बनेगी। और जब हमके सक्सेसिव मेंबर का मतलब क्या है? एक के बाद जो दूसरा आएगा, जैसे एल्केन की बात कर ले तो उसमें मीथेन आता है, मीथेन के बाद इथेन, तो इथेन और मीथेन में एक CH2 यूनिट का यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। अगर आप इथेन के बाद प्रोपेन की बात करें तो उन दोनों में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपकी क्या है? होमोलोगस सीरीज है यहाँ पर। ओके, चलिए, इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर देखा था आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नॉमेनक्लेचर में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, IUPAC ने कुछ रूल्स सजेस्ट किए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, तो बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं, लाखों कंपाउंड्स हैं, तो उन कंपाउंड के कॉमन नेम याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में आप नाम याद नहीं कर सकते हैं। तो IUPAC ने कुछ रूल्स दिए कि इन रूल के बेसिस पर आप क्या कीजिए? नामकरण कीजिए, इन नियमों के आधार पर नामकरण कीजिए। तो हमने उन नियमों को पढ़ करके फिर कुछ कंपाउंड्स का यहाँ पर नामकरण किया, और आगे भी आपको ऐसे ही करना है, जिसमें सबसे पहले था कि आपको कंपाउंड को देखना है, उसमें आपको एक श्रृंखला को चुनना है कार्बन की, जिसमें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि उच्च वरीयता का फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन की श्रृंखला में होगा आपको वो चुननी है। देन आपको क्या करना है? उसकी नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग आप कैसे करेंगे? जहां से वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कम नंबरिंग पर आए, वहां से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। ठीक है, अब कोई भी श्रृंखला चुन रहे हैं आप लोग तो उसके दो सिरे होंगे। ठीक है, तो दोनों सिरे से आप नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग किसकी कर रहे हैं? कार्बन एटम की कर रहे हैं, कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है आपने। तो आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि वो फंक्शनल ग्रुप कम नंबर पर आए, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में चले। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से देन आपने क्या कहा कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है वहां पर, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप क्या देखेंगे? उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी देखेंगे। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो सफिक्स में जाएगा आपका, और सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और आप बाकी आपके लो प्रायोरिटी वाले जो फंक्शनल ग्रुप है जिनकी वरीयता कम है उनको आप सबको प्रीफिक्स में रखेंगे। प्री का मतलब पहले। ठीक है, उनको पहले रखेंगे। फिर आपका वर्ड रूट आएगा जो आपको क्या बताएगा? श्रृंखला में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो आपको बताएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा था मिथ के लिए 1 कार्बन, इथ के लिए 2 कार्बन, प्रॉप के लिए 3 कार्बन, ब्यूट के लिए आपका 4 कार्बन आएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? वर्ड रूट तैयार करेंगे। ओके, अदर देन दिस सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स में आपका क्या जाएगा? हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो जाएगा। ओके, और आप क्या करेंगे? जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जो नंबरिंग है, यानी वो जो पेरेंट चेन आप लोगों ने चुनी है ना, जो चेन आपने सबसे पहले चूज की थी, उसको पेरेंट चेन कहा जाता है, यानी जनक श्रृंखला कहा जाता है। उस जनक श्रृंखला के कौन से कार्बन एटम से, कौन से नंबर के कार्बन एटम से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी आपको अपने IUPAC नेमिंग जब आप करेंगे वहां पर बताना है। ठीक है ना? तो इतना हमने रूल्स पढ़े थे। फिर हमने इसके बाद कुछ कंपाउंड की यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया था। जैसे पहला है आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2।
4 मिथाइल 2 पेंटाइन, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉन। यहाँ पर मैंने आपको कुछ नाम दिया था और उससे आपको फिर क्या करना था, जो आपका कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको आपने बनाना था, उसका स्ट्रक्चर कि कितने उसमें कार्बन एटम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, 5 ऑक्सोहेक्सेन 1 ओइक एसिड। और ये मैंने कुछ आपको पहले होमवर्क में दिए थे। आज के सेशन में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप लिखेंगे हिंदी में, जो लोग पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले पढ़ ली थी, भौतिक गुणों की बात आप लोगों ने पहले कर ली थी, जहां पर आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की, और साथ ही आपने बोला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना, ये सब बात की थी। अभी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, हायर क्लासेस में आप हर एक कंपाउंड की रासायनिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रासायनिक गुणों की बात करते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहाँ पर हम इन जनरल सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, कोई भी जो आपका रसायन है, कोई भी केमिकल है या कोई भी कंपाउंड है, वो किसी भी तत्व से या किसी भी यौगिक से, किसी अन्य यौगिक से जब अभिक्रिया कर रहा है, तो अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बन रहे हैं, किन किन परिस्थितियों में वो अभिक्रियाएं हो रही हैं, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये सारा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। 4 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात करेंगे जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। यहाँ पर पहला है आपका कंबशन रिएक्शन, दहन की अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं। तीसरा आपका एडिशन रिएक्शन है, जिसे संयोजन अभिक्रिया, जिसे आप योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। और डी है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोग कहते हैं, ओके। तो इस तरह से ये आपके मेन 4 रिएक्शंस हैं, इनके बारे में आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे, फिर हम एक एक करके सबको डीप में स्टडी करेंगे, ओके। चलिए चलिए कंबशन रिएक्शन को आपका क्या कहा जाता है, दहन की अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कंबशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। नाम से ही समझ आ रहा है, पहले आपने 8th क्लास में दहन का चैप्टर भी पढ़ा होगा, कंबशन एंड फ्लेम, तो वहां पर भी आपने कंबशन के बारे में पढ़ा है, तो समझ आ रहा होगा कि कंबशन की बात हो रही है यानी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन में। इसके अलावा क्या होगा, आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। जब भी आप दहन की अभिक्रिया की बात करते थे या दहन की जो प्रोसेस होती है उसकी बात करते थे, तो आप कहते थे कि ऑक्सीजन आवश्यक है जब भी दहन होगा उसके लिए, ओके। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस burns in the presence of air or oxygen is called combustion reaction। क्या कहा गया, a chemical reaction, एक रासायनिक अभिक्रिया in which a substance burn, जिसमें कि एक पदार्थ जलता है, in the presence of air और oxygen is called combustion reaction, ठीक है ना। जहां पर क्या हो रहा है,
एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, उसको आपका कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? पहली चीज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन होगा। दूसरा, बाय प्रोडक्ट में आपका हीट आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा करके H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो दहन की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है और आपका क्या बन रहा है, वही वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव क्लीन फ्लेम। जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन की बात जहां पर हम कर रहे थे, ठीक है ना, वो कैसे देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव सूटी फ्लेम। ओके, जबकि जो अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन एल्काइन, वो कैसे देते हैं, नॉन सूटी फ्लेम आपकी देते हैं। बिकॉज कार्बन कंटेंट इज मोर देन हाइड्रोजन कंटेंट इन दीज एंड हेंस कार्बन शोज इनकम्प्लीट कंबशन एंड अपीयर्स एज सूट। ओके, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर कार्बन कंटेंट हाइड्रोजन की तुलना में अधिक है, तो उस केस में क्या होता है, वहां पर आधे जले हुए कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं और जो किसकी फॉर्म में अपीयर होते हैं, वहां पर सूट की फॉर्म में। क्लियर? एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन गिव सूटी फ्लेम इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात भी की जा रही है कि वो भी आपका सूटी फ्लेम देते हैं, क्योंकि वहां पर अगर क्या है, आपका लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, यहां पर आप लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन गिव नॉन सूटी फ्लेम, ओके, इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर क्या हो रहा है, पहले तो हमने बोला कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूटी फ्लेम देते हैं, यानी साफ ज्वाला देंगे, आप क्लीन फ्लेम बनेगी। जैसे कि आपने गैस जलाई होगी एलपीजी, तो वहां पर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके अंतर्गत, उसके अंदर, तो वो कैसी जलती है, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, तो साफ ज्वाला होती है, किसी भी प्रकार का धुआं वगैरह वहां पर नहीं होता। क्लियर? लेकिन जब आप किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, तो उस केस में क्योंकि कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, समझ रहे हैं कैसे, जब आप एल्केन की बात करते थे तो आप क्या लिखते थे, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, ये लिखते थे। कार्बन n है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2n प्लस 2 है। क्लियर? फिर अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो CnH2n वहां पर आता है, और एल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n -2 हो जाता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन का जो आप परमाणु की संख्या बोल सकते हैं, तो वो कम हो रही है। तो यही कहा गया अनसैचुरेटेड के केस में, यानी एल्कीन और एल्काइन के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है और कार्बन अधिक हो रहा है, तो वहां पर कैसा आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो पाता है कार्बन का, इस वजह से वो सूट के फॉर्म में वहां पर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इससे आपको पीली ज्वाला दिखाई देती है या वहां पर कालिख जैसा कुछ बन रहा है, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन का ही रिजल्ट है आपका। ओके, अदर देन दिस क्या कहा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर हम एल्केन की बात भी करें तो वो भी क्या होते हैं, नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पीली ज्वाला या फिर वो कालिख उनके केस में भी बन सकती है, पर कब बनेगी, जब वहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगा, यानी एयर का या ऑक्सीजन का क्या सप्लाई को क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, तो उस केस में वहां पीली ज्वाला दिखाई देगी और साथ में ही आपका कालिख या जो काला काला कार्बन कंटेंट बनता है जलने के बाद वो बनेगा। क्लियर है? तो वो किसका परिणाम है, वो इनकम्प्लीट कंबशन का परिणाम। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे देखें। चलो, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देख, यहाँ पर कंबशन रिएक्शन जैसे आपने देखा, आप लिख सकते हैं कि जो आपकी कंबशन रिएक्शन हो रही है वो, उसमें ऊष्मा आपकी उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा, उसके अलावा आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेंगे जब भी दहन की अभिक्रिया होगी तब। ओके, चलिए, सेकेंड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी आपका ऑक्सीजन कंबाइन होती है, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए या ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो कुछ अन्य यौगिकों के द्वारा पूर्ण की जाती है, जिनको कि क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसे आप लिखेंगे
जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पहले भी देखी है, जिनमें कि क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, उनको आप ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड अपॉन कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, किसी भी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है कंपाउंड में तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इन एडिशन टू कंबशन, ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी ब्राउट अबाउट by some substances which are capable of giving oxygen to others, that is oxidizing agent, example acidified potassium dichromate and alkaline potassium permanganate. Okay, कि कहीं कहीं पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को कुछ प्रोडक्ट्स आपका क्या करते हैं या कुछ कंपाउंड क्या करते हैं, पूरा करते हैं उसकी आवश्यकता को। उनमें कौन कौन से हैं, जैसे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं या पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं, दोनों ही आपके क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक जिन्हें कहा जाता है। ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को वहां पर देंगे जिससे कि वो कंपाउंड के साथ जुड़ सके और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को पूरा कर सके। जैसे यहाँ पर आपका एक अल्कोहल है जो एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी इन दोनों में से किसी भी एक की प्रेजेंस में अल्कोहल की अभिक्रिया होगी। अल्कोहल में एक और O यानी ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगा, ऐड होगा आप बोल सकते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। क्लियर, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अलावा एक एल्डिहाइड में ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा जो कि एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर भी आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन था, एक और आ गया, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन था, एक और आ गया, सिंपल सी बात। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ही, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो जिन भी पदार्थों में या यौगिकों में आपकी एक क्षमता देखने को मिल रही है कि वो कंपाउंड को ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, उन सभी को आपका क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहा जा रहा है। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट आपका रिएक्शन देखेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, जिसमें दो टाइप की रिएक्शन आपने देखी, एक आपका कंबशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग आने वाले सेशन में बात करेंगे। तब तक आप होमवर्क में इनको एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर जब दोबारा पढ़ाया जा रहा है इसको, तो वो चीज एकदम अच्छे से आपको आनी चाहिए। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।